हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। और क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहाँ पर हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर रहे थे इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए, तो कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो शायद हम अपने जो प्रीवियस क्लासेस है, जैसे कि क्लास 9th है, तो क्लास 9th में हमारे पास चैप्टर होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो वहां पर भी हम काफी सारे टॉपिक्स ये वाले कवर कर चुके थे। ठीक है, तो उन्हें ही थोड़ा और डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। एटम से हमने शुरुआत की थी कि एटम क्या है, सबसे छोटा, या हम कहें कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम कैसा है, इनडिविजिबल तो है ही, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर की। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला, जब एटम की जो डाल्टन की जो थ्योरी है, डाल्टन की थ्योरी जब फेल हुई, तो हमें पता चला कि एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइडेड है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलता है, ये हमने आगे थ्योरीज में देखा, अलग अलग मॉडल के स्ट्रक्चर में देखा। तो आप एक बार पहले इसे देख लीजिए। तो बच्चों, हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी कि कैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, है ना। हमने जो हमारी कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब थी, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, तो कैसे हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, जहां पर हमने परफोरेटेड एनोड लिया, पीछे लगाई थी ZNS की यानी कि जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, तो जब पार्टिकल्स, जब यहाँ से हाई वोल्टेज बैटरी से अटैच किया, तो पार्टिकल्स एनोड की तरफ, कैथोड से पार्टिकल्स एनोड की तरफ गए। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ गए। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे और पता चला कि ये कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो हमने इन्हें कहा इलेक्ट्रॉन। अब ये पार्टिकल्स हैं, ये कैसे पता चला, जब ये जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है उसके ऊपर जब इन्होंने स्ट्राइक किया तो हमें वहां पर देखने को मिला। ठीक है, चलो, क्लियर। फिर उसके बाद बच्चों, इस तरीके से ये हमारी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है, ये इसका सेटअप है। फिर हमने पढ़ा कि जो कैथोड रे है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साथ ही जो इलेक्ट्रॉन है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई से या ई नेगेटिव से, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, क्या इलेक्ट्रॉन का मास होता है। क्लियर, चलो। फिर मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप अपैरेटस के बारे में हमने बात की, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को भी हमने समझा। फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बात की, तो जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी वैसे ही प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, बस यहाँ पर इस बार चेंजेस क्या आ गए, इस बार हमने कैथोड ले लिया परफोरेटेड, यानी कि नेगेटिवली चार्ज कैथोड, वो परफोरेटेड ले लिया, और स्क्रीन जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी वो लगा दी कैथोड के पीछे। ठीक है, तो हमने देखा जब हाई वोल्टेज से इसे कनेक्ट किया तो हमने क्या देखा है, कुछ पार्टिकल्स जो है वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं, और ये जो परफोरेटेड है यानी कि उसमें होल्स है, होल्स की मदद से वो पार्टिकल्स जो है ZNS स्क्रीन की तरफ स्ट्राइक कर रहे हैं, जिस वजह से स्क्रीन हमें ग्लो होते हुए दिख रही है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये जा रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, यानी कि ये पार्टिकल्स कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं होते तो नेगेटिव की तरफ क्यों जाते, अगर नेगेटिवली चार्ज होते तो नेगेटिव से दूर भागते, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्लियर इतना, चलो। फिर हमने ये जो प्रोटॉन्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की, प्रोटॉन के मास के बारे में पढ़ा,
देखो डिस्कवरी हुई, ठीक है। इसमें कौन कौन से मेन फीचर्स थे ये हमने देख लिए थे, फिर क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी ये हमने देख लिया था, फिर बात की थी कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो सिंपली जो थिन शीट ऑफ बेरिलियम है उस पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की गई या स्कैटरिंग कराई गई, जिससे हमें हमारे न्यूट्रल पार्टिकल्स मिले जो कि न्यूट्रॉन थे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज है, ये सिंबल है एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव चार्ज, मास इन केजी, फिर इनका जो मास है और अप्रॉक्स मास हम क्या लेते हैं, ठीक है, वो सारा यहाँ पर है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि चार्ज की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, बस साइन में अपोजिट होता है। यानी कि जैसे प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा उसमें पॉजिटिव साइन होगा और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसमें नेगेटिव साइन होगा। जबकि अगर हम मास की बात करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या होगा, लगभग बराबर होगा। क्लियर है? चलिए और बात करते हैं अगर चार्ज की, तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 0 होगा, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन का मास 0 होगा और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होगा। मास 0 इसीलिए क्योंकि इसका मास है लगभग, अगर हम बात अप्रोक्सीमेटली बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स छोटा ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जिस वजह से इसका मास बहुत ज्यादा कम होता है। अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो लगभग 1842 टाइम्स छोटा ये होता है इलेक्ट्रॉन से, और सॉरी 1842 टाइम्स छोटा होता है ये प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। क्लियर? चलो, तो इस तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग बेरिलियम शीट पर हमें न्यूट्रॉन या न्यूट्रल पार्टिकल्स मिले। तो डिस्कवरी की थी इनकी चैडविक ने, न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, समरी हमने देख ली थी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। चार्ज पता होना, मास पता होना, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पर ये काम आता है। सबसे पहले हमने थॉमसन का मॉडल पढ़ा, ठीक है। अभी जो थॉमसन मॉडल है बच्चों, इसको हम वाटरमेलन से रिजेंबल करते हैं या क्रिसमस पुडिंग से या कुकीज से, ठीक है। क्या कहा गया कि ये जो पूरा स्पेयर है, रेड वाला जो पूरा पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव स्पेयर, और उस पर एम्बेडेड है ये नेगेटिव चार्ज। ये जो सीड्स एम्बेडेड हैं इन्हें कहा गया इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या बताता है, एटम की न्यूट्रलिटी के बारे में बताता है। क्या बताता है? एटम की न्यूट्रलिटी के बारे में बताता है। अब आप कहोगे न्यूट्रलिटी के बारे में कैसे बता रहे हैं? देखो, न्यूट्रलिटी के बारे में ऐसे बता रहा है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा क्या है, एटम है, वो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये जो पूरा स्पेयर है ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर है, ठीक है। और इसमें एम्बेडेड है नेगेटिव चार्ज, जो दिखाता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। दोनों चार्ज है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, जिससे ये क्या बन जाता है, एक न्यूट्रल एटम बन जाता है। तो ये न्यूट्रलिटी को शो करता है। नेक्स्ट, ठीक है, बताता है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर आया रदरफोर्ड का मॉडल, जिसको हम लास्ट लेक्चर में बच्चों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, देखो सेटअप क्या लगाया गया इस तरीके से। तो यहाँ पर थे हमारे अल्फा पार्टिकल्स, जिसको हम कहेंगे डबली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, डबली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स से। और कैसे है ये, देखो जब ये यहाँ पर लगाई गई एक गोल्ड फॉइल, देखो कुछ इस तरीके से ये लगाई गई हमारी गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल के पीछे लगाई गई जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन, ठीक है, ZnS जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगाई गई पूरे ऐसे इस तरीके से। यहाँ पर लगाया गया एक रेडियो एक्टिव सोर्स। देखो, जब अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करानी है हमें यहाँ पर,
तो अल्फा पार्टिकल आसमान से टपक करके तो आएंगे नहीं, है ना। अल्फा पार्टिकल्स के लिए हमें एक सोर्स चाहिए होगा, ठीक है। तो ये है हमारा एक रेडियो एक्टिव सोर्स जिससे स्कैटरिंग होगी या बॉम्बार्डिंग होगी अल्फा पार्टिकल्स की इस शीट पर, ठीक है। क्लियर इतना? चलो अब यहाँ से क्या हुआ बच्चों, यहाँ से भी अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग इस शीट पर, गोल्ड की शीट पर। अब ये जो गोल्ड की शीट है ये बहुत ज्यादा थिन है, इतनी थिन है, लगभग मान लो 1000 एटम थिन है, ठीक है। तो एक एटम आपको पता है कितना छोटा होता है, कितना कितना छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है। तो ये 1000 एटम थिन है, आप मान लो इतना पतली ये शीट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये जो डबली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स है उनकी स्कैटरिंग हुई तो क्या देखने को मिला कि कुछ पार्टिकल्स तो सीधा जा रहे थे, सीधा जा रहे थे, ठीक है, पार्टिकल्स। लेकिन बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, बहुत कम पार्टिकल क्या थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ज्यादातर पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, सीधा जा रहे थे। बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। और उनमें से भी बहुत कम, लगभग 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस आ रहा, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चला, देखो जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई है ये इसीलिए लगाई गई है कि जब पार्टिकल्स आए, ठीक है, तो जिंक सल्फाइड पर वो टकराएंगे, जब गोल्ड फॉइल से आएंगे आगे को तो जिंक सल्फाइड पर टकराएंगे और वहां पर हमें दिख जाएगा कितने पार्टिकल्स आए। तो हमें देखने को क्या मिला कि पार्टिकल्स सीधा आगे को ही आ गए। तो पार्टिकल्स सीधा आगे को कैसे आएंगे, तभी तो आएंगे जब उन्हें बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं मिलेगी। मान लीजिए हम कह रहे हैं कुछ पार्टिकल्स यहाँ से सीधा जाना चाह रहे हैं लेकिन बीच में ये हाथ की स्क्रीन आ गई अगर, ठीक है, यानी कि ये क्या आ गई, एक बीच में क्या आ गया, एक ऑब्स्टेकल आ गया, एक बाधा आ गई, तो बीच में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया तो यहाँ पर पार्टिकल्स आगे नहीं जा पाएंगे, यहाँ पर रुक जाएंगे, यहाँ पे टकराएंगे, है ना, इस तरीके से। तो अगर ये है ही नहीं तो जो पार्टिकल्स को आना होगा वो सीधे जाएगा, है ना। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड हुए, यानी कि सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। इसका क्या मतलब है कि जो एटम है उसका ज्यादातर पार्ट एम्प्टी होगा, तभी तो पार्टिकल सीधा एक ही लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, सीधा ट्रेवल कर रहे थे। दूसरी चीज, बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट कर रहे थे। अब डिफ्लेक्ट कब पार्टिकल्स करेंगे, जब बीच में कुछ होगा तभी तो डिफ्लेक्ट करेंगे। अब बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे थे यानी कि बीच में कुछ ऐसा है जो बहुत छोटा सा है और पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैसे पता, क्योंकि देखो ये है हमारे, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये जब दूसरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ टकराएंगे तो क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, रिपेल होगा ना, वहां पर रिपल्शन होगा। क्लियर इतना? देखो ये नेगेटिवली चार्ज है, जब ये पॉजिटिवली चार्ज है तभी तो बीच में कुछ छोटा सा ऐसा होगा जो पॉजिटिवली चार्ज ही होगा, तो उस पर जब ये जाएंगे तो वहां से टकरा जाएंगे और रिपेल हो जाएंगे। क्योंकि देखो बीच में अगर कुछ नेगेटिवली चार्ज होता तो ये पॉजिटिवली चार्ज तो उस पर चिपक जाता, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं ये यहाँ जाकर के टकरा करके इससे रिपेल हो जाते हैं, दूर को जाते हैं। यानी कि अब यहाँ से दो चीजें हमें कंफर्म हो गई हैं कि ये जो एटम का स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा कि इसका ज्यादातर पार्ट एम्प्टी यानी कि खाली होगा, उसमें काफी स्पेस होगा। दूसरी चीज, बीच में कुछ ऐसा है जो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है और साइज में बहुत ज्यादा छोटा है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि साइज में छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, देखो तो ये दो तरीके से हम कह रहे हैं। पहला तो ये क्योंकि यहाँ पर बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज बहुत छोटा सा इसीलिए है क्योंकि 12,000 में से लगभग एक पार्टिकल ऐसा है जो उससे डायरेक्टली टकरा करके वापस आ रहा है, सिर्फ एक पार्टिकल है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है कि ये कैसा होगा, साइज में बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। क्लियर? तो ये कहता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो ये है इसकी कंक्लूजन, ठीक है। चलो पहली चीज तो ये हो गई, कंक्लूजन नहीं, ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो ये तो ऑब्जर्वेशन थी, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये है सब्सटेंस, ये हमारा लेड बॉक्स, ये फॉइल और ये डिफ्लेक्शन स्क्रीन। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि ज्यादातर पार्टिकल्स कैसे हुए, अनडिफ्लेक्टेड हो गए, ठीक है। फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, बहुत कम पार्टिकल ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट हुए और डिफ्लेक्ट हुए भी तो बहुत कम एंगल से हुए,
ठीक है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो पीछे की तरफ आए, यानी कि बाउंस बैक जिन्होंने किया या रिबाउंड जो हुए। ठीक है, क्लियर इतना? पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड, कौन से? वेरी फ्यू, यहाँ पर फ्यू और यहाँ पर मोस्ट, देखिए ज्यादा जो पार्टिकल्स थे वो कैसे थे? अनडिफ्लेक्टेड। तो ये हमारा यहाँ पर, चलो तो ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या पता चल रहा है? देखो ये जो यहाँ से आ रहा है ना छोटे छोटे, ये है अल्फा पार्टिकल्स। मान लो ये पार्टिकल्स क्या है? अल्फा पार्टिकल्स। और ये कैसे आ रहे हैं? देखो, एक तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, और दूसरी चीज जब ये किससे टकरा रहे हैं तो बहुत कम है जो वापस आ रहे हैं। जैसे अभी हम देखें, इस पार्टिकल को देखें, ये पार्टिकल्स क्या हो रहा है? यहाँ से टकरा करके डिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ एंगल से। ठीक है, चलो इसको यहाँ पर समझते हैं। चलो इसको यहाँ पर समझते हैं। ये है, और ये बीच में छोटा सा न्यूक्लियस है। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल्स की बात करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स है। अब ज्यादातर ये हमारा सोर्स है, सोर्स से पार्टिकल आए। अब ज्यादातर पार्टिकल्स कैसे थे? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप भी देख रहे हो कि एटम जो है उसका ज्यादातर पार्ट है एम्प्टी है। ठीक है, अच्छा ये हम अपनी बातें नहीं कर रहे, ये हम रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में बात करें कि उन्होंने ये बताया कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि कुछ पार्टिकल्स इससे टकरा करके कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और ऐसे पार्टिकल बहुत ज्यादा कम है जो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्लियर? फिर कुछ पार्टिकल ऐसे हैं, ठीक, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो टकरा करके वापस जा रहे हैं, जो जा तो रहे हैं और आ भी रहे हैं वहीं से वापस। क्लियर? तो ऐसे बहुत कम पार्टिकल्स हैं जो वापस भी आ रहे हैं। ठीक है, 12,000 में से लगभग कोई एक पार्टिकल ऐसा है जो वापस आ रहा है। ठीक, तो ये थे ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड के मॉडल के। क्लियर है इतना? चलिए इतना नोट कीजिए इसके ऑब्जर्वेशंस को। ये जो हमारा यहाँ पर गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट है इसको नोट कीजिए इतना। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। चलो, तो ये कुछ था रदरफोर्ड्स मॉडल और थॉमसन मॉडल। तो आप देख पा रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस दोनों मॉडल्स में है। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। अब यहाँ पर देखते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन क्या निकाला गया है यहाँ पर? अब देखो, कंक्लूजन यही निकला कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब एटम का जो ज्यादातर पार्ट है वो एम्प्टी है, बीच में एक न्यूक्लियस है जिसका पॉजिटिव चार्ज है, और तीसरी चीज ये आई कि वो जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है। तो यही 3 कंक्लूजन्स है। ठीक है, चलो देखो, एटम्स हैज लॉट ऑफ द एम्प्टी स्पेस, एटम के पास बहुत सारी खाली जगह है। अगला, एटम हैज पॉजिटिव चार्ज एंटिटी, एटम के पास एक एंटिटी है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज एंटिटी इज प्रेजेंट एज डेंस मास ऑफ द सेंटर, तो सेंटर में एक डेंस मास की तरह वो प्रेजेंट है। ठीक है, वो एंटिटी है जो। नेक्स्ट, डेंस मास इज वेरी स्मॉल इज नोन एज न्यूक्लियस, और वो जो डेंस मास है वो बहुत ज्यादा छोटा है और उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस, अब जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है, जबकि एटम का साइज उससे काफी ज्यादा बड़ा है। देख सकते हो आप साइज में डिफरेंस कितना है। चलो अच्छा, यहाँ पर क्या समझ में आता है? देखो देखो, तो ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा एटम है। ये है एटम और ये है न्यूक्लियस। क्या समझ में आता है कि ज्यादातर पार्ट का स्पेस है इसमें बहुत ज्यादा। दूसरा, बीच में क्या है? एक डेंस मास है, डेंस एंटिटी मान लो, या डेंस मास है बीच में एक। अच्छा, ये जो मास है ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है।
पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और दूसरा ये कैसा है, साइज में बहुत ज्यादा स्मॉल है, साइज क्या है इसका, स्मॉल है। ठीक है, साइज क्या है, स्मॉल है। तो ये कंक्लूजन यही निकला इससे पूरा। ठीक है, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, अभी तो ये बहुत इजी चीज लग रही है, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना, उसके ऑब्जर्वेशन देखना, उसके कंक्लूजन निकालना कि क्या है क्या नहीं है। क्लियर इतना? अभी तो हमें पता है न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, लेकिन उस समय ये डिस्कवरी हुई कि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा है साइज में, पॉजिटिवली चार्ज है, डेंस मास है, काफी स्पेस है। ठीक है, तो ये उन्होंने उस समय बताया। क्लियर? चलिए, इतना अब आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिवली मास लोकेटेड इन सेंटर न्यूक्लियस। तो देखो सिंपल है, उन्होंने बताया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बीच में है, सेंटर में है, ये वाला। ठीक है, सेंटर में लोकेटेड है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। फिर उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करते रहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सन जो है, जैसे आपने सन देखा होगा, है ना, सन, सूर्य, जैसे सन है यानी कि सूर्य है, तो उसके चारों ओर जो अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे रोटेट करते रहते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, तो ऐसे अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं तो इसके चारों ओर रोटेट करते रहते हैं, सन के चारों ओर रोटेट करते हैं। तो वैसे ही उन्होंने कहा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी एक सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रोटेट हो रहे हैं, ऐसे ही इन्होंने बताया। अब इन्होंने एक और बात बताई, देखो इनका कहना ये था कि जैसे अगर हम कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, फिर बाहर से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज्ड है, ये भी तो है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि फिर यहां से बात ये होनी चाहिए थी कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में होना चाहिए था अट्रैक्शन, और इसको इस पर आ जाना चाहिए था, इसके पास आ जाना चाहिए था, है ना। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, पास आकर के एक स्पेयर पॉजिटिव नेगेटिव का बना देंगे, है ना। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसको इन्होंने एक्सप्लेन ऐसे तरीके से किया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि इनके बीच में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से ये एक डिस्टेंस में रह पाते हैं, और ये अपना अलग और ये अपना रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हेल्ड टुगेदर। क्लियर इतना? चलो समझ में आया? तो इजी थे ये सारे पॉइंट्स, बस ध्यान आपको रखना है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। देखो ये तो समझ में आ गया, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो समझ में आया, एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आई वो भी समझ में आ गया, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या कंक्लूजन उन्होंने निकाला है वो भी समझ में आया, और ये जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने बताए ये भी समझ में आ गए। अब बात करते हैं लिमिटेशंस क्या है। इतना सब कुछ बताने के बावजूद, जो कि एक अच्छा खासा मॉडल बन गया था एटम का, फिर भी इसमें कई सारी लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस की बात करते हैं जिसके कारण ये जो मॉडल है वो फेल हो गया। ठीक है, चल तो सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो एक ऑर्बिट में वो स्टेबल कैसे होंगे इसको वो नहीं बता पाए, क्योंकि इन्होंने कहा ये क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। ठीक है, चलो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये इस तरीके से रोटेट करता रहेगा, तो एक टाइम के बाद ये धीरे धीरे न्यूक्लियस पर गिर जाएगा, जिस वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। जबकि हमें पता है एटम ऐसा नहीं होता, एटम तो न्यूट्रल है, तो उस समय ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर? नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि एक ये जो इन्होंने बताया ये जो ऑर्बिट है
ठीक है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अलग अलग जो हम जानते हैं, अलग अलग जो हमारे पास एलिमेंट्स है, उनके जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें अलग अलग है। तो वो नहीं बता पाए कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कहीं पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या कम इलेक्ट्रॉन है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अगला है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, ये हम चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। खैर इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, क्लियर, इतना लिमिटेशन समझ में आई। अब ये लिमिटेशंस आपको नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। तो देखो एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। कोई भी एलिमेंट है, माना बात, मान लो कोई एलिमेंट है एक्स, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है एक्स, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, और मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। तो एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे यानी कि सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, और मास नंबर हमेशा ऊपर यानी कि सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कार्बन का हमें लिखना है, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और 12 इसका मास नंबर होता है, तो ऐसा नहीं लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और 12 इसका मास नंबर होता है, तो ऐसा भी नहीं लिखेंगे। तो नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर जो कि होता है 6 और मास नंबर जो कि होता है 12, तो ये करेक्ट है। या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, या हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सारे ही करेक्ट है, जहां पर एटॉमिक नंबर नीचे लिखा गया है और मास नंबर ऊपर लिखा गया है। क्लियर, ठीक है, एटॉमिक नंबर मास नंबर समझ में आया। चलो, एटॉमिक नंबर और मास नंबर है क्या। अगर हम बात करें Z यानी कि एटॉमिक नंबर, तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होते हैं उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो देखो इसका आंसर है हाँ, प्रोटॉन्स की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन लेकिन तब जब एटम कैसा हो, न्यूट्रल हो। ठीक है, जैसे हम कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन में एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 12। तो अगर हम यहाँ पर प्रोटॉन्स की बात करें, कितने प्रोटॉन है, तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी 6 ही है। ठीक है, वहीं अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर है 7, तो प्रोटॉन कितने होंगे 7, और न्यूट्रॉन भी कितने, सॉरी इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 7 ही होंगे। प्रोटॉन भी 7 है, इलेक्ट्रॉन भी 7 है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बोल रहे हैं, नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन तब जब ये न्यूट्रल हो। जैसे यहाँ पर ये न्यूट्रल है, यहाँ पर ये न्यूट्रल है, लेकिन अगर यहाँ पर चार्ज डेवलप हो जाए, मान लेते हैं N नेगेटिव चार्ज हो गया, तो प्रोटॉन तो अभी भी साथ रहेंगे, एटॉमिक नंबर अभी भी साथ रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अब 8 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब किसी भी स्पीशीज पे चार्ज आता है, अब चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो चेंज होती है। जैसे पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहेंगे। ठीक है, या कहेंगे भी इलेक्ट्रॉन्स तो एक न्यूट्रल स्पीशी यहाँ पर मेंशन जरूर करेंगे कि न्यूट्रल स्पीशी। तो इतना हमें करना ही क्यों है, हम सीधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही यहाँ पर लिखेंगे जब एटॉमिक नंबर की बात आती है। वहीं अगर हम मास नंबर की बात करें, तो जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं उनको अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे मास नंबर यहाँ पर आ जाता है। क्लियर इतना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।